आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की एक शुरुआती घटना है। तब मुझे या शुभेंदु किसी को भी नौकरी नहीं मिली थी। सिर्फ मृणाल ही एक न्यूज़पेपर में काम करता था। हर हफ्ते शुक्रवार को एक कॉलम आता था। उसमें लिखा रहता था अलग अलग जगहों में स्थित पुरानी हवेली, टूटी हुई मंदिर जो आज एक इतिहास बन चुकी है। उस बार हल्दिया के एक इलाके में उसको एक काम पड़ गया। वहाँ एक पुरानी फैक्ट्री है। उस समय उस फैक्ट्री को लेकर वहाँ के गांव वाले बहुत ही उत्साही थे। पुराने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल को पढ़कर एडिटर ने मृणाल को वहाँ जाने को कहा, लेकिन वो फैक्ट्री अभी बंद पड़ी है। काम शुरू होने के कुछ ही महीने में एक भयानक दुर्घटना में पूरी तरीके से बंद पड़ गई। उसी फैक्ट्री को लेकर उस फैक्ट्री की अब की हालत और वहाँ के लोगों की वर्तमान सिचुएशन को लेकर मृणाल को एक आर्टिकल लिखना होगा। अपनी चाय खत्म करके मृणाल ने कहा, मुझे कुछ दिन समय लग जाएगा। शुभेंदु ने मेरी तरफ देख के इशारा किया। मैंने कहा, अरे भाई, अगर तुझे कुछ आपत्ति ना हो तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चले। मृणाल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अकेले उस गांव में जाने से अच्छा है हम लोग साथ चल के घूम के भी आएंगे। हम सब लोग निकल गए हल्दिया के लिए। अब के हल्दिया के साथ तब का हल्दिया का बहुत अंतर है। हम जिस फैक्ट्री के खोज में निकले थे वो थोड़ा गांव के तरफ है। सुना है उस फैक्ट्री में ऑयल रिफाइनरी का पार्ट्स बनता था। यहाँ एक शिपयार्ड भी था। आसपास लोग बहुत ही कम नजर आ रहे थे। शहर में रिक्शा ऑटो उपलब्ध था, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है वैन या रिक्शा। ज़्यादा दूर होने के कारण कोई जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। अंत में हम लोगों को एक वैन रिक्शा मिल गया। हम लोग अपने सामान लेकर वैन में चढ़ गए। उस आदमी का नाम है रतन। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। मृणाल ने कहा, भैया, बिरसापुर में जो कारखाना था वो क्यों बंद हुआ था, उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए रतन वैन चलाना भूल गया। रतन मृणाल की तरफ देखने लगा। उसने कहा, वही बदकिस्मत फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? बाप रे बाप, बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई थी। उसके बाद से ही सरकार ने वो फैक्ट्री बंद करवा दी। बहुत लोग मारे गए थे, कोई नहीं बचा। मैं समझ गया कि उस घटना के बारे में यहाँ सभी को पता है। मैंने कहा, क्या हुआ था, थोड़ा खुल के बताएंगे? रतन वैन चलाते हुए पूछा। बाबूजी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग न्यूज़पेपर से आ रहे हैं। हमारे न्यूज़पेपर में ही उस घटना की एक छोटी आर्टिकल निकली थी। रतन थोड़ा सहम गया। चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखा तो शाम हो चुकी थी। पंछियां घर लौट रहे हैं। धीरे धीरे रोशनी भी कम होती जा रही है। वैन चलाते हुए ही रतन ने कहना शुरू किया, वो बहुत पहले की बात है। मेरे चाचा भी उसी फैक्ट्री में काम पे जाते थे। शुरू में तो कुछ दिन सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सभी परिवारों में से किसी न किसी को उस फैक्ट्री में काम मिला था। सभी का सपना था
कि यह गांव भी आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसा लगता है किसी की नज़र लग गई। वो दिन था काली पूजा की आगे की रात। अगले दिन छुट्टी था, इसीलिए ज़्यादातर लेबर वहाँ से निकल चुके थे। कुछ लोग फैक्ट्री में तब भी थे। अचानक फैक्ट्री में हूटर बजने लगा। बड़े से एक मशीन में कुछ हुआ था। वो मशीन बहुत जोर से आवाज कर रही थी और कांप रही थी। बड़े इंजीनियर साहब भी तब तक घर लौट चुके थे। उनको खबर देने के लिए एक जन उनके घर की तरफ गया। उस मशीन के आसपास से धुआं निकलने लग गया था। जो लोग भी थे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मेरे चाचा और उनके दोस्त थोड़े समझदार थे। क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो जानने के लिए मशीन की तरफ आगे बढ़ने लगे और तभी वो बड़ी सी मशीन जोरदार एक आवाज के साथ फट चुकी थी। फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की लाशों को अलग से पहचाना नहीं जा सकता था। पूरी फैक्ट्री आग पकड़ चुकी थी। फैक्ट्री की दूसरी तरफ के लोग तब तक ये बात नहीं जानते थे। फटने की आवाज के साथ बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुकी थी। आग की लपटें और जहरीली गैस चारों तरफ फैल के सभी को मार डाला। उस कारखाने से लगातार धुआं निकल रहा था। पूरे गांव में उस फैक्ट्री के जलने की बू और दुर्गंध आने लगी। लेकिन बाद में सरकारी तरफ से कुछ लोग आके थोड़े बहुत पैसे दिए थे, लेकिन पैसों से तो इंसान वापस नहीं आते। लगातार 7 दिन तक उस फैक्ट्री से धुआं निकलते हुए देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि तब भी वो पीड़ित लोगों की आवाज उस फैक्ट्री के आसपास गूंज रही है। उसके बाद से ही उस फैक्ट्री के आसपास भी कोई नहीं जाता। सब लोग कहते हैं उस फैक्ट्री के अंदर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। धीरे धीरे गांव भी हटने लगा और वो जगह सुनसान और शापित हो चुका। और उसके बाद रतन चुप हो गया। मृणाल ने कहा, अच्छा, अब भी वहाँ भूतिया घटनाएं घटती है? रतन उस बात का कोई जवाब ना देते हुए कहा, बाबू, आप लोग कहाँ रहेंगे? सच में ये बात तो हम लोगों में से कोई नहीं सोचा। शाम हो चुकी है, आज तो उस फैक्ट्री में नहीं जाया जा सकता। हम सभी चुप हैं। तब शुभेंदु ने कहा, तुम्हारे जान पहचान का कोई होटल है? बाबू, ये क्या शहर है जो आपको होटल मिल जाएगा? यहाँ ये तो एक छोटा गांव है। अगर आप कहें तो गांव के प्रधान के घर आप लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त करता हूँ। मृणाल ने कहा, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बाबू, तो फिर चलिए। वैन रुकी एक मंजिला घर के सामने। गांव में सिर्फ यही एक पक्की घर है। रतन ने वैन का भोंपू बजा दिया। एक महिला घर से बाहर आई। शुभेंदु मेरे पास आके बोला, यहाँ पे अब भी बिजली नहीं आई है शायद। नहीं, बिजली है लेकिन अभी नहीं है। अम्मा जी, मैं रतन। कौन है रे? अम्मा जी, कोलकाता से कुछ लोग यहाँ आए हैं, न्यूज़पेपर से। वही बंद कारखाने की फ़ोटो लेंगे। रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली उन लोगों को।
आज रात के लिए उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कर दीजिए। वो महिला कुछ देर के लिए चुप हो गई। मृणाल रतन से कहा, जो भी भाड़ा होगा हम लोग दे देंगे। ये बात सुनते ही उस महिला ने कहा, पैसे की बात नहीं है, आप लोग हैं गांव के मेहमान, सोच रही हूँ कुछ और बात। जो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं वो लोग कभी वापस नहीं आते। अगर अब तीनों खतरे में पड़ जाए तो हमारी गांव की ही बदनामी होगी।